हाय हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेशन। माय नेम इज़ जया सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज हम फिर से लेके आ गए हैं आप सबके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो पूरा बेसिस है किसके ऊपर, एनटीए के पैटर्न के अकॉर्डिंग पे बेस है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को लगाते हो या अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, तो आपका इकोनॉमिक्स का जितना भी कॉन्सेप्ट है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा और आप क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो एग्जाम में। ठीक, और अगर आपको लगता है कि अब आप अगर स्टार्टिंग मोड पे हो या मिडिल या एंडिंग मोड पे हो अपने प्रिपरेशंस के, तो और आपको और एमसीक्यू चाहिए या और भी आपको चीज़ें चाहिए, ठीक, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको चैप्टर वाइज सारी चीज़ें क्या कराई जाएंगी, प्रैक्टिस कराई जाएंगी और एमसीक्यू दी जाएंगी। ठीक, तो अभी आप जितना हो सके उतना एमसीक्यू लगाओ, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप ज़्यादा नंबर क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो बेटा जी, हमने क्या किया था, हमने प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 45 तक लगाया था। ठीक है, अगर किसी को वहां तक कोई क्वेरी या डाउट होता है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, 46 से लगाने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, कह रहा है इफ अ टी एंड कॉफी, okay, if a tea and a coffee can be used a place of one another, then which of the following statement hold true? ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो गुड्स है मैम, एक टी है एक कॉफ़ी है। ठीक, तो कौन से सिचुएशन में हम टी को छोड़ के कॉफ़ी के पास जाएंगे और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक, तो मैम हमें पता है कि जब टी की प्राइस बढ़ जाएगी तो ऑफ कोर्स हम कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे कॉफ़ी के पास, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देंगे। जब टी की प्राइस घट जाएगी तो कॉफ़ी की डिमांड हम कम कर देंगे। ठीक, यही सिचुएशन हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स में पढ़ के आया था। और ये कैसे गुड्स हैं बेटा जी, और सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लिया जाए। यस मैम, ऑप्शन ए कह रहा है इंक्रीज इन द प्राइस, ठीक है, ऑफ टी। अगर टी की प्राइस बढ़ जाएगी लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड फॉर कॉफ़ी, कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो मैम ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है हमें कि टी की प्राइस बढ़ी तो कॉफ़ी की डिमांड क्यों घटाएंगे, कॉफ़ी डिमांड तो टी की घटाना है ना, तो मैम ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी कह रहा है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कॉफ़ी। बिल्कुल सही कि अगर प्राइस बढ़ेगा टी का तो डिमांड बढ़ जाएगी कॉफ़ी की, तो ये तो स्टेटमेंट सही कह रहा है, ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक, सी टी एंड कॉफ़ी आर सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल ये दोनों है क्या, ये दोनों ही सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के लिए, बिल्कुल। डी डिक्रीज इन द प्राइस, अगर टी की प्राइस घट जाती है लीड्स टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी, उसके बाद कॉफ़ी की भी प्राइस बढ़ जाएगी। आप भी सोचो, अगर टी की प्राइस क्या हो रही है, हमारी कम हो रही है, तो यहाँ पे किसकी प्राइस बढ़ जाएगी, कॉफ़ी की, बिल्कुल नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों, बिल्कुल नहीं। तो मैम करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो आपके सामने है करेक्ट ऑप्शन ए, ई नहीं होगा, बी ई नहीं होगा, क्या होगा, बी एंड सी। ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम क्वेश्चन नंबर 47 बेटा। ठीक है, तो देखो लिखा है व्हेन द प्राइस इंक्रीज ऑफ अ कॉमोडिटी, ठीक है, मतलब प्राइस इंक्रीज ऑफ अ कॉमोडिटी फॉलो बाय इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द प्राइस एलास्टिसिटी कोफिशिएंट। मतलब मान लेते हैं हमारे पास दो कॉमोडिटीज़ हैं, एक्स है वाई है। ठीक है, एक्स को मान लेते हैं टी है और वाई को मान लेते हैं कॉफ़ी है ना। ठीक है, अगर बेटा अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है, आप बताओ टी की प्राइस 5 से हो जाती है 10, ठीक, तो यहाँ पे कॉफ़ी की जो डिमांड थी, कॉफ़ी की डिमांड पहले 10 थी, अब 10 से हो गई 20। ठीक, सपोज मान के चलते हैं 10 से हो गई 20 या 10 से हो गई 15। ठीक है, कितनी हो गई, 10 से कितनी हो गई 15। ठीक है, ये समझ आया। 10 से 15 हो गई और 5 से 10 थी प्राइस और डिमांड 10 से 15 हो गई। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ टी की प्राइस को बढ़ाने से क्या यहाँ पे हमने दूसरी वेरिएबल मतलब दूसरी कॉमोडिटी की डिमांड मतलब टोटल रेवेन्यू, डिमांड कहें या टोटल रेवेन्यू हमने बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया, बिल्कुल बढ़ा दिया। ठीक, तो यही बात कह रहा है
कि व्हेन द प्राइस इंक्रीज ऑफ अ कमोडिटी फॉलो बाय द इंक्रीज द टोटल रेवेन्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आप बताओ कि प्राइस एलास्टिसिटी क्या होगा। तो टी की प्राइस के बढ़ने से डिमांड में चेंज तो आया अदर कमोडिटीज की, लेकिन क्या बहुत तेजी से आया? नहीं, बहुत तेजी से तो नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। और बराबर आया? नहीं, बराबर भी तो नहीं आएगा। इक्वल टू 1 तो नहीं होगा। 0 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि 0 हो जाए। समझ में आ रहा है? अब मान लो टी लवर्स, आप सब जानते हो बहुत लोग जो देख रहे हैं वो टी लवर्स होंगे। ठीक, चाहे कितनी भी प्राइस बढ़ जाए हमें टी तो चाहिए ही चाहिए, टी के बिना गुजारा नहीं होता। ठीक, तो ऐसा तो है नहीं कि क्या करेंगे हम पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएंगे, सारे लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएं। ठीक, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिमांड में चेंज तो नहीं आएगा। दूसरा, और ऐसा भी कोई नहीं है कि प्राइस अगर बढ़ जाए तो कोई शिफ्ट ना करे, कोई ना कोई तो शिफ्ट करेगा, इसी के वजह से 0 तो नहीं होगा। इक्वल टू 1 बराबर नहीं हो सकता। मोर देन 1 हमने कहा कि मोर देन 1 नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास बचता क्या है? लेस देन 1। यस, चेंजेस आएंगे लेकिन कम आएंगे। बहुत ज़्यादा आ जाए? नहीं। कुछ ना आए? नहीं। बराबर आए? नहीं, ये नहीं हो सकता। कैसे आएंगे चेंजेस? लेस देन 1 आएंगे, कम आएंगे। समझ आया? यही कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस एलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लेस देन 1। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लो क्या लिखा है। द अमाउंट ऑफ दैट वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्लक्चुएट कर रहा है एज द रिजल्ट ऑफ चेंज इन अनदर वेरिएबल। ठीक है, क्वांटिफाई द एलास्टिसिटी कोएफिशिएंट। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है बेटा एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा है। इफ y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है? डिपेंडेंट, एंड x इज इंडिपेंडेंट, देन द वैल्यू y विल चेंज इन रिस्पॉन्स चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है वेरिएबल, लेकिन अगर किसी एक के चेंज के होने की वजह से दूसरे पे तो कुछ ना कुछ असर पड़ना ही पड़ना है, लेकिन थोड़ा सा कम पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस फर्म इंक्रीज एज अ लॉन्ग। ठीक है, कि टोटल रेवेन्यू, बिजनेस की टोटल रेवेन्यू जब इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? ईपी इज अ मोर देन 1, ईपी इक्वल टू 1, और ईपी इज लेस देन 1, और ये क्या है हमारा? 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 48 का? मुझे बताइए। तो मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टोटल रेवेन्यू क्या रहा है? टीआर। ठीक है, टीआर का मतलब क्या होता है कि हमारी टोटल कितनी कमाई है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कितना है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू निकालते कैसे? तो वो निकालते हैं AR इंटू क्यू, हमें ये भी पता है। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस फर्म जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? जब AR हमारा क्या हो जाएगा, मतलब फर्म टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगी किसी फर्म की, तो क्या होगा? तो एक्सप्लेनेशन देख लो। मान के चलो ये एक फर्म है। ठीक है, ये एक फर्म है, इस फर्म का पूरा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, मतलब कमाई इसकी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। तो क्या होगा उस सिचुएशन में? तो टोटल रेवेन्यू रिफर्स टू अमाउंट ऑफ कंपनी रिसीव फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, जब भी कोई कंपनी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी करती है, ठीक, तो उससे जो भी रिसीव्ड होता है तो वो टोटल रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप समझ रहे हो ना, सेल, परचेजिंग, ट्रेडिंग करिए, ये सब चीज़ें। ठीक है, एंड टोटल रेवेन्यू इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन अ क्वांटिटी। इसका मतलब कि टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, एंड परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ग्रेटर देन द परसेंटेज डिक्रीज इन अ प्राइस। ठीक है, अब मैम पल्ले नहीं पड़ा तो देखो बच्चा कैसे, मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे देखो कि ये हमारे पास, ये हमारा फर्म है। ठीक, ये फर्म बेसिकली क्या करती है? अपने गुड्स को प्रोडक्शन करने के बाद सेल करती है। सेल करने के बाद जो भी पैसा आता है वो आपका इसका टोटल रेवेन्यू पूरा। ठीक है, टोटल रेवेन्यू हमारा निकलता है जितना उसने प्रोडक्शन किया। ठीक है, ये समझ आया टीआर। अब ये टीआर निकालने के लिए हमें चाहिए मैम प्राइस इनटू क्वांटिटी चाहिए। ठीक, प्राइस को हम AR भी बोलते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, AR इक्वल टू प्राइस होता है। ठीक है, तो TR निकालने के लिए मैम प्राइस इनटू क्वांटिटी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पे, इस प्राइस पे और क्वांटिटी पे कोई ना कोई चेंजेस हमें दिखा होगा। ठीक, तो प्राइस हो सकता है हमने 10 से 5 कर दिया। कितना कर दिया? 5। तो क्वांटिटी जो 10 के टाइम पे 20 बिकती थी, अब कितनी बिकने लगी? 30 या 40 बिकने लगी।
ठीक है 40, तो अब हमारी कमाई क्या हो गई 200, टोटल रेवेन्यू क्या हो गया 200। तो मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि आपके प्राइस के कम करने की वजह से आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखने को मिल रही है। समझ में आ रहा है कि प्राइस कम करने की वजह से आपकी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, इसीलिए आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ जा रहा है। ठीक, तो मैम ये कौन सा एलासिटी ऑफ डिमांड है, कौन सा? तो अगर हम बात करें एलासिटी इज अ मोर देन वन, ठीक, अगर हम बात करें ईपी इज अ मोर देन वन का मतलब क्या होता है कि इसमें आपका कहीं ना कहीं मतलब थोड़े से चेंजेस करने की वजह से बहुत ज़्यादा हमें डिमांड में चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो मैम यही वाली बात हो रही थी क्या? हाँ यही वाली बात हो रही थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ईपी इज अ मोर देन, ठीक है, एलासिटी ऑफ प्राइस इज मोर देन वन। तो वन तो है नहीं, लेस देन है नहीं, जीरो है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपको क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, तो क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, द फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलासिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि टू स्टेटमेंट बताइए कि एलासिटी ऑफ डिमांड कैसे मेजर करते हैं। एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पॉइंट एलासिटी आर ऑल इक्वल, ठीक है। क्या कह रहा है पहला वाला स्टेटमेंट कि ये हमारा क्या है, मान के चलो ये एक लाइन है, ठीक है, ये कर्व बना दिया, डिमांड कर्व बना दिया। इस सारे डिमांड कर्व पे जितनी भी हमारी एलासिटी है, मतलब हम कह दिए ईडी इक्वल टू जीरो, ठीक है, हमने कह दिया ईडी इज अ लेस देन वन, ईडी इक्वल टू वन, ठीक, फिर ईडी इज अ मोर देन वन, फिर ईडी इज टू इन्फिनाइट, ठीक। तो इन सारे जो डिमांड कर्व जो बन रहे हैं इन सब पे, तो क्या इक्वल है? नहीं, ठीक है, ये पॉइंट ये ऑल इक्वल नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट वन तो गलत है, ठीक। स्टेटमेंट टू कह रहा है एवरी पॉइंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व एंड पॉइंट एलासिटी आर नॉट इक्वल, मतलब जितना भी पॉइंट है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का होता है? बिल्कुल नहीं होता। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, बोथ द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस। तो आप ध्यान से देखो तो ये थोड़ा सा ब्लर है हमारे पास, ठीक है, और ये जितने भी आपके पास ऑप्शन है ना, कांस्टेंट एलासिटी, वेरिएबल एलासिटी एंड लॉन्ग टर्म टाइप एंड कॉप डॉगलस, ठीक है, आप इसको नोट करके रख लो। इसको ना हम लास्ट अपने जब सेशंस करेंगे क्वेश्चन का, उसमें ना डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि मुझे आपको इसको एकदम डिटेल में बताना है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉप डॉगलस ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसका पूरा इक्वेशन कैसे क्या है, क्या मतलब है, जितने भी फंक्शन है हम इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इस क्वेश्चन को पोस्टपोन कर रहे हैं, ठीक है, आप मार्क कर लो। अब हम इस क्वेश्चन को पोस्टपोन कर रहे हैं ना, डिटेल हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, विच among the following factor does not lead to a shift in a demand curve, ठीक है। ऑप्शन इनकम, एडवर्टीजमेंट, प्राइस रिलेटेड गुड्स एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 का क्या आंसर होगा बताइए मुझे। तो 51 का आंसर आपका अगर देखें तो क्या है कि विच among द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट लीड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इनकम, ठीक है। इसमें किस पे डिमांड कर्व क्या होगा हमारा, शिफ्ट नहीं होगा, इनकम पे, एडवर्टीजमेंट, प्राइस रिलेटेड प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे शिफ्ट डिमांड कर्व की बात कर रहा है ना, तो हमारे पास दो तरीके का होती है। एक होता है बेटा मूवमेंट, एक होता है शिफ्ट। तो आप इस बात को गांठ बांध लो, जब भी मूवमेंट वर्ड आएगा तो मतलब प्राइस में कुछ भी चेंजेस होंगे ना तभी मूवमेंट होता है। और शिफ्ट कब होता है, जब आपका जितने भी आपने डिटर्मिनेट्स पढ़े इंडिविजुअल डिमांड के, मार्केट डिमांड के, अगर उसमें से कोई भी फैक्टर आपका शिफ्ट होता है, कोई भी फैक्टर शिफ्ट होता है, ठीक है, कोई फैक्टर मतलब चेंज होता है, कोई भी फैक्टर क्या होता है, चेंज होता है, तब जाके आपका डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, गिवन कमोडिटी, प्राइस रिलेटेड गुड्स, साइज एंड पॉपुलेशन, अगर इसमें से कोई चीज़ फैक्टर्स आपके चेंजेस होते हैं तो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। तो कह रहा है कि इसमें से बताओ कि कौन सा लीड नहीं है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर बिल्कुल चेंज होगा तो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट तो हमने नहीं सुना, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। एंड प्राइस रिलेटेड प्रोडक्ट बिल्कुल ये भी है, तो ये भी नहीं होगा, प्रोडक्ट ये भी नहीं होगा, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, चलिए डिस्कस करते हैं। तो यार न्यूमेरिकल पोर्शन है, आप एक बार देखो क्या है हमारे पास। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। बेटा आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है दैट अ सेल अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस ₹10 एंड द प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रोडक्ट इज अ -2। ठीक है, मैम ये क्या कह रहा है? तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये कह रहा है ना कि जो ईडी है ना वो आपकी -2 दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एमआर को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एमआर फाइंड करना है, और एआर आपके पास दिया हुआ है 10। ठीक, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे ईडी में एआर के थ्रू जो फॉर्मूला होता है वो होता है एआर अपॉन AR माइनस MR। तो MR तो हमारे पास दिया नहीं है, ED कितना दिया हुआ है? ED हमारे पास -2, आप 2 लिख सकते हो। माइनस मतलब वो आपको निगेटिविटी शो कर रहा है कि मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो इक्वल टू AR 10 है अपॉन 10 माइनस MR। ठीक, अब ये इधर जाएगा इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 2 MR, और ये हो जाएगा इक्वल टू 10। ठीक है, समझ आया? उसके बाद अगर हम करें तो हमारा 2 MR कुछ इधर चला जाएगा, और हमारे पास ये माइनस होके यहाँ पे बच जाएगा 10। ठीक है, 20 में से 10 जाएगा तो 10 बच जाएगा। और उसके बाद अगर हम कहें तो MR इक्वल टू 10 अपॉन 2, तो हमारे पास MR कितना आ गया 5। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 5। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि पहले ईडी एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2 है। ठीक, और MR जो है ये आपका निकालना है, AR आपका 10 है। ठीक है, तो ED जो -2 है ना बेटा, वो माइनस इसलिए शो कर रहा है क्योंकि आपको बता रहा है कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड में। ठीक है, एलास्टिसिटी में। समझ में आ रहा है? अगर आपको AR के थ्रू ED निकालना है तो इसका ये फॉर्मूला होता है, आप लिख लो कहीं। ठीक है, क्या? AR अपॉन AR माइनस MR। ठीक है, समझ आया? तो AR को हम प्राइस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 इक्वल टू AR की वैल्यू 10 दी हुई है, 10 लिख दिया, AR 10 माइनस MR कर दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, यहाँ पे दिया है एवरेज रेवेन्यू एंड माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, सेम। चलो नेक्स्ट कह रहा है इफ अ प्राइस एलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। जब प्राइस एलास्टिसिटी इक्वल टू 1 के बराबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 के बराबर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिमांड इज इलास्टिक बोलते हैं, डिमांड इज यूनिटरी बोलते हैं, डिमांड इज इन इलास्टिक बोलते हैं, या रिलेटिव इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है कि हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं यूनिटरी। ठीक है, समझ आया? यूनिटरी। डिमांड इज इलास्टिक नहीं बोलते, इन इलास्टिक भी नहीं होता, और रिलेटिवली भी इलास्टिक नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कह रहा है? विच फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आप मुझे बताइए कि कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है डिमांड के इंक्रीज होने के नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू? इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज, इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन, साइंटिफिक एडवांसमेंट। इसमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे डिमांड एज अ नेचुरल रिसोर्सेज टाइप से इंक्रीज हो जाता है? ठीक है, प्राकृतिक तरीके से इंक्रीज हो जाता है। कौन सा फैक्टर है? कौन सा फैक्टर? तो मैम इसमें देखिए इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। क्या बेटा आपने डिमांड में कहीं भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का नाम सुना है? चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड हो, चाहे वो मार्केट डिमांड हो, चाहे इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेट्स हो, चाहे मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेट्स हो। मैम हमने नहीं सुना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, काट दो इसको। ठीक, यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज, क्या इसका कोई नाम सुना है? बिल्कुल नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन। हाँ, हमने मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स में क्या देखा था? साइज एंड पॉपुलेशन देखा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम ग्रीन मार्क से मैं कर रही हूँ, जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है। और साइंटिफिक एडवांसमेंट बिल्कुल नहीं होगा, और ये दोनों भी नहीं होगा। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन देख लो। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है, क्या है? आउटिंग रेट, astounding rate, we have a reach a number of 7.4 billion today. ठीक है,
नेक्स्ट चलता है टोटल रेवेन्यू ऑफ बिजनेस फर्म इंक्रीज, वही हमारा सेम क्वेश्चन है, ईपी इज अ मोर देन वन। हाँ ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ प्राइस एलासिटी, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जानना है प्राइस एलासिटी। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को तो कन्फर्म ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड, नेसेसिटीज या आपका ड्यूरेबल गुड्स, क्या होगा इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो मैम सबसे पहले कह रहा है कि प्राइस एलास्टिसिटी इंक्रीजिंग वे में, तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि जो सबसे क्या होता है एकदम कम होता है, मतलब थोड़ा सा, मतलब क्या किया जाए, प्राइस अगर बढ़ाऊं, प्राइस को अगर घटाऊं, तो कोई भी चेंजेस, नो चेंजेस हमें देखने को मिलना चाहिए डिमांड पे। ठीक, तो ऐसे कौन से गुड्स पे होता है मैम? नेसेसिटी गुड्स पे होता है कि नहीं होता है? आपका क्या है नेसेसिटी गुड्स, जैसे कि आपकी रोटी कपड़ा मकान, आप चाहे प्राइस कितना भी बढ़ जाए कुछ भी हो जाए, आप सबसे पहले क्या करोगे? खरीदोगे ही खरीदोगे। तो हमारा सबसे पहला ये आ गया। ठीक, सी, तो ऑप्शन में देखिए सी कौन सा है, पहले ये है और ये, तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद हमारे पास क्या आता है अब? डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? डिफ्रेंशिएटेड। तो डिफ्रेंशिएटेड का मतलब क्या होता है कि आपकी एकदम डिफरेंट डिफरेंट गुड्स है। ठीक है, क्या है? डिफरेंट गुड्स है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफरेंट गुड्स हैं। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम बात करें मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपके प्रोडक्ट कैसे होते हैं? डिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, कैसा इलास्टिक होता है? कम होता है, बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, इलास्टिक होता है यहाँ पे। ठीक, और अगर वहीं पे मोनोपोली की बात करें तो वहाँ पे हाईली डिफरेंस की वजह से हमारे पास क्या मिलता है? हाईली डिफरेंस की वजह से हमें ये मिलता है कि वहाँ पे इन इलास्टिक होता है। तो हमारा दूसरा क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, सी और बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी और बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी बी। ठीक है, और डी ए। ठीक है, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट समझ में ना? डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब जैसे मान लो कि लक्स हो गया, ठीक, डिटॉल हो गए, अब ये है तो साबुन लेकिन ब्रांड अलग है, इसके यूजेस अलग हैं, है कि नहीं? कोई पर्सन है जिसको मतलब लक्स का क्या हो गया, हैबिचुअल हो गया, वो लक्स के बिना नहीं कर सकता, नहीं नहा सकता, लेकिन उसे लक्स से बहुत अच्छा लगता है। तो अब चाहे प्राइस बढ़े घटे, आप उसको उसके पास ही जाओगे क्योंकि डिफ्रेंशिएटेड है, हर जगह आपको नहीं मिलेगा लक्स, उसी के जगह पे मिलेगा। ठीक है, अगर कहें तो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट भी आपके क्या होते हैं, थोड़े से इन इलास्टिक से थोड़ा सा बड़ा होता है। जो हमारा ये था इन इलास्टिक से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए हम दूसरे पे क्या आ रहे हैं? डिफ्रेंशिएटेड। उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स आ जाएगा, और होमोजीनियस आप जानते ही हो परफेक्टली इलास्टिक होता है, तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन सी बी डी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या कह रहा है कि फॉर अ डेक्लाइन प्राइस टोटल रेवेन्यू इंक्रीज। ठीक है, अब आपकी यहाँ पे प्राइस क्या हो रही है? प्राइस आपकी कम हो रही है, और आपका टीआर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फॉर अ डिक्लाइन इन अ प्राइस टोटल रेवेन्यू इंक्रीज इन डिमांड। ठीक, तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 57। तो क्या होगा? तो हम देखें तो इलास्टिक ही होगा। ठीक है, हमने पहले ही डिटेल में पढ़ लिया था ना इसको, भी डिटेल में हमने क्वेश्चन देखा था कि प्राइस कम हो गई, तो प्राइस कम के होने की वजह से क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना यार, क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? एआर हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? एआर जो हमारा है उसी के ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 58 बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? मैच द आइटम लिस्ट 1 लिस्ट 2 चूज द करेक्ट आंसर कोड गिवन बिलो। तो ए बी सी डी। ठीक, तो ए क्या कह रहा है? इनकम एलासिटी लेस देन यूनिटी। क्या है? जो इनकम एलासिटी है वो क्या होगा? लेस देन होगा, यूनिटी से क्या होगा? कम होगा। तो कौन सा होगा इसमें आपका? कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सुपीरियर गुड, इंफीरियर या कॉम्पिटिटिव। और दूसरा क्रॉस एलासिटी लेस देन यूनिटी, मतलब 1 से छोटा। यूनिटी समझ रहे हो ना आप? यूनिटी का मतलब होता है 1। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इनकम एलासिटी लेस देन 1, मतलब ईडी इज अ लेस देन 1 है। ठीक, और ये क्या है आपका? क्रॉस एलासिटी की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो
तो ये इनकम हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्रॉस एलास्टिसिटी लेस देन जीरो, जीरो से कम, और इनकम एलास्टिसिटी लेस देन जीरो। अब इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने के लिए आपको क्रॉस और इनकम एलास्टिसिटी अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, इनकम एलास्टिसिटी, तो जो भी हमारी इनकम एलास्टिसिटी होती है ना, अगर लेस देन यूनिटी है, ठीक है, मतलब लेस देन यूनिटी है, 1 से कम है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सुपीरियर गुड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुपीरियर गुड हो जाएगा। ठीक है, तो ए का तीसरा, और यहाँ पे बी का पहला क्या है, कॉम्पिटिटिव गुड्स। ठीक है, क्रॉस एलास्टिसिटी लेस, तो ये क्या है, कॉम्पिटिटिव गुड्स की बात कर रहा है। और यहीं पे सी का चौथा, सी का चौथा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, क्रॉस एलास्टिसिटी लेस देन जीरो। ठीक है, जीरो से कम है तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो हमेशा क्या होता है, इनइलास्टिक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, तो डी का क्या बचा आपका दूसरा, जो क्या हो जाएगा, इनकम एलास्टिसिटी लेस देन जीरो, इंफीरियर गुड्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए। एंड देन क्वेश्चन नंबर 59, 59 क्या कहता है, सो द ओवरऑल आउटपुट जनरेटेड गिवन लेवल ऑफ इनपुट। ठीक है, तो ओवरऑल आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं, तो कॉस्ट फंक्शन से, प्रोडक्शन फंक्शन, आईएसओ कॉस्ट, या मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो आपको पता ही है कि कॉस्ट जो है हमारा, ओवरऑल आउटपुट कैसे जनरेट होता है, हमारे प्रोडक्शन फंक्शन से होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, आपका प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 59 का बी। ठीक है, 59 का आंसर क्या हो गया आपका, बी। ठीक, चलो अब ये LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल्स आउटपुट एक्सपेंड, दिस इज ड्यू टू। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के वजह से, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, या डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल के वजह से, किसके वजह से हमारा क्या होता है, LAC कर्व फॉल एंड फॉल आउटपुट एक्सपेंड होता है। ठीक है, चलिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। व्हेन द LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल आउटपुट एक्सपेंड। ठीक है, जैसे जैसे ये फॉल होता है, इसका आउटपुट क्या होता है, एक्सपेंड होता है, बढ़ता है। ठीक है, कर्व कम होता है तो। ठीक है, इट इज द ड्यू टू इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ये किसके वजह से होता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। जैसे कि आप जानते हो, रिटर्न टू स्केल के अंदर हम लॉन्ग रन को पढ़ते हैं, तो इसी के वजह से हमारा क्या होता है कि जैसे हमारी कर्व फॉल्स होती है, हमारी आउटपुट बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट आउटपुट डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, तो जितनी भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग है, वो ईच यूनिट क्या होती जाएगी, आउटपुट इसकी डिक्रीज होती जाएगी। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। डिमिनिशिंग रिटेन नहीं हो सकता, पता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन भी नहीं है, और डिस इकोनॉमिक स्केल भी नहीं, तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल। नेक्स्ट है हमारे पास, आइसोक्वांट्स आर इक्वल टू। ठीक है, तो आइसोक्वांट्स किसके बराबर है, किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट लाइन के, टोटल यूटिलिटी के, कॉस्ट लाइन के, या रेवेन्यू लाइन के। तो आइसोक्वांट आर इक्वल टू, बताइए आइसोक्वांट किसके इक्वल होता है हमारे, तो बेटा आइसोक्वांट जो है इक्वल होता है प्रोडक्ट लाइन के। ठीक है, ठीक, अब क्यों होता है, क्योंकि आइसोक्वांट आर इक्वल टू प्रोडक्ट लाइन। द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। ठीक है, विच स्टेट आइसोक्वांट आर इक्वल टू प्रोडक्ट लाइन, क्योंकि आइसोक्वांट क्या होता है, इक्वल होता है प्रोडक्ट लाइन के। अगर आपने प्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो प्रोडक्ट लाइन होती है उसके बराबर ही हमारा क्या होता है, आइसोक्वांट होता है। दिस इज बिकॉज आइसोक्वांट रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, क्योंकि आइसोक्वांट क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसीलिए आइसोक्वांट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट लाइन के। नेक्स्ट है हमारे पास, द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज। ठीक, जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व क्या होगा आपका, जब MPC ऊपर होगा किससे, APC से, तो व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, कांस्टेंट होगा, या नन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो
ठीक है, क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 62 का? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या कांस्टेंट? तो मैम हमने देखा है कि एमपीसी जब क्या होता है, एबव होता है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व हमारा क्या होता है, एबव होता है किसके, एपीसी से। तो व्हेन एवरेज प्रोडक्ट हमें क्या दिखता है, इंक्रीजिंग दिखता है। क्या दिखता है, इंक्रीजिंग, ठीक है। आपने अगर प्रॉपर्टीज देखी होंगी किसकी, एमपीसी और एपीसी का, ठीक है। तो एमपीसी हमारा क्या होता है, जब मोर देन एपीसी होता है, ठीक है। तो क्या होगा, एपीसी हमारा राइज होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एपीसी हमारा क्या होगा, राइज होगा, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजिंग, दिस इज बिकॉज द मार्जिनल प्रोडक्ट हायर देन द एवरेज प्रोडक्ट। बताया ना कि मार्जिनल प्रोडक्ट ज़्यादा है, हायर है, इसीलिए एपीसी क्या होता है, राइज। और वहीं पे अगर एमपीसी जो है हमारा लेस देन एपीसी है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, एपीसी फॉल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एमपीसी के बढ़ते ही ये शो करता है कि यहाँ पे हमारा एपीसी में क्या है, एडिंग मोर यूनिट हुआ है, वेरिएबल इनपुट बढ़ा है, जिसके वजह से हमारा एपीसी क्या दिखता है, बढ़ते हुए दिखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ, ठीक है। जब भी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हमें क्या दिखाता है, एक्सटर्नल इंटरनल इकोनॉमिक, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिसइकोनॉमी, या एक्सटर्नल इकोनॉमिक इंटरनल डिसइकोनॉमी, या ऑल ऑफ द दीज, ठीक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 63 हमें क्या शो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 बेटा हमें शो करता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमी। आपने पढ़ा है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। ये लॉन्ग रन का है हमारा रिटर्न टू स्केल का, कि जब भी रिटर्न टू स्केल बढ़ता है तो वो एक्सटर्नल बाहर और इंटरनल दोनों ही इकोनॉमी के बारे में हमें क्या करता है, शो करता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कैन बी एक्सप्लेन टर्म ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमी, और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल when the output produce is the relatively, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न क्या दिखाता है कि कैसे कैसे आउटपुट आपका प्रोड्यूस हो रहा है और लार्जर प्रोपोर्शन में इनपुट आपकी यूज हो रही है, जिसके वजह से आपके बाहर की भी बेनिफिट और अंदर की भी बेनिफिट इफिशिएंसी आपकी डिराइव होती है। आइसो क्वांट कैसा होता है, कॉस्ट लाइन के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कन्वेक्स होता है, कनकेव होता है, टेंजेंट होता है। तो मैम हमें पता है कैसा होता है, टेंजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि मिलेगा तभी तो उसके क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा। समझ रहे हो ना, आइसो क्वांट और आइसो कॉस जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब आएगा, जब एक दूसरे को टेंजेंट करेगा। कन्वेक्स तो होगा नहीं, कनकेव भी नहीं होगा, तो कैसा होगा हमारा, टेंजेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, एट द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन मार्जिनल प्रोडक्ट इज। जब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, एक पॉइंट होती है ना जहाँ पे इन्फ्लेक्शन हमें पॉइंट दिखता है कि नहीं यहाँ पे ये पॉइंट इन्फ्लेक्शन है, तो इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, मैक्सिमम या नेगेटिव, क्या होगा। तो अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है तो उस पॉइंट पे टीवी कर्व हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है, और स्टार्ट डिक्रीजिंग होना स्टार्ट करता है, यही होती है। अगर आप ध्यान से याद करो कर्व को, किसको, एमपी और टीपी के कर्व को, तो आपको दिखता होगा इन्फ्लेक्शन का पॉइंट। तो उस पॉइंट पे, इन्फ्लेक्शन के पॉइंट पे ये सिग्नल होता है कि बस अब उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करोगे, वो मैक्सिमम प्रोडक्शन है, मतलब मैक्सिमम। तो आपका जब भी इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है तो वो क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट शो करता है, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या इंप्लाई करेगा, डिक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट, डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, या डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, या डिक्रीजिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। बताओ कि जब भी मार्जिनल रिटर्न, जो भी हमारा मार्जिनल रिटर्न है वो अगर डिमिनिशिंग होगा तो क्या दिखेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, ठीक है। तो जब भी मार्जिनल रिटर्न की डिमिनिशिंग होती है, थ्योरी इन इकोनॉमिक्स दैट प्रिडिक्ट आफ्टर सम ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपेसिटी, क्या बनता है,
ऑप्टिमल लेवल ऑफ कैपेसिटी एंड रीच द एडिंग अ एडिशनल फैक्टर। हम क्या करते हैं, फिर एडिशनल फैक्टर ऐड करते जाते हैं एंड ऑफ द प्रोडक्ट विल एक्चुअली रिजल्ट इन अ स्मॉलर इंक्रीजिंग इन अ आउटपुट। क्या होता है, स्मॉलर इंक्रीजिंग इन अ आउटपुट। ठीक, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, क्योंकि इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट होता है। ठीक है, अगर ध्यान से आप देखो कि जैसे जैसे आपका जैसे जैसे आपका मार्जिनल रिटर्न क्या है, वो क्या होगा, डिमिनिशिंग होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप इस एमसी में मार्जिनल कॉस्ट में इंक्रीज करते जा रहे हो, तभी तो आपका मार्जिनल रिटर्न क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से 67 से। अगर आपको यहाँ पे अगर कोई भी डाउट या क्वेरी होती है इस क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और मैं आपको अगले सेशन में उसके पूरे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या ब्रीफ डिस्कशन के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ऐसे पढ़ते रहो और हंसते रहो। अगर कहीं भी डाउट होती है तो कमेंट तो है ही, कमेंट बॉक्स। ठीक, और अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर कोई भी डाउट है या सेशन कब होता है कैसे, तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और बिना लाइक किए तो बिल्कुल मत जाना। ठीक है, टेक केयर और बाय बाय।